नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती हैं आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं BBC राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से जीवन अस्त व्यस्त, किसानों की फसलें डूबी। SMS अस्पताल में खुला हीमेटोलॉजी विभाग, खून की बीमारियों का मिलेगा बेहतर इलाज। सीकर जिले के कृष्णा माइंस पर पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा, एक मजदूर की मौत, एक घायल, तीसरे का रेस्क्यू जारी। चित्तौड़गढ़ के देवरी के पास पलटा ऑटो, 9 यात्री हुए घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर की आलोक स्कूल का जिम ट्रेनर हुआ गिरफ्तार, स्कूल में छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। श्री सावलिया जी मंदिर में कवि सम्मेलन का आयोजन, देर रात तक कवियों ने समा बांधा। राजसमंद नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप, वी-मार्ट शोरूम मामले में खुली पोल। 31 अगस्त से लापता युवक का शव मिला, परिजनों ने पुलिस पर लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप। तो यह थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। प्रदेश में अभी भी कई जिलों में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। लगातार बारिश होने से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं अब अधिक बारिश के कारण फसलों में भी भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से भले ही उमस भरी गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन पार्वती नदी का बढ़ता जल स्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। पार्वती नदी पर बने बांध के 4 गेट खोले जाने से नदी में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते 2 दर्जन से अधिक छोटे पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इससे आवागमन ठप हो गया है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जहां एक तरफ किसानों के चेहरे पर खुशी थी, वहीं पार्वती नदी की बाढ़ ने उनकी मुस्कान छीन ली है। हजारों बीघा फसलें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं, जिससे किसानों के सामने अनाज के साथ साथ पशुओं के चारे का भी संकट पैदा हो गया है। नादौली रपट पर करीब 7 से 8 फुट पानी की चादर चल रही है, जिससे किसान और स्थानीय लोगों में बेहद परेशान हैं। अब किसान प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मुआवजे की राशि से ही वे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजे की राशि को बढ़ाकर दिया जाए, जिससे कि इस संकट से उबरने में मदद मिल सके। धौलपुर जिले में हो रही लगातार 3 दिन की बारिश से नदी नाले सभी उफान पे चल रहे हैं। आंगई बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के बाद आंगई बांध से पार्वती नदी के लिए 4 गेट खोलकर पानी रिलीज किया गया था, जिसके चलते करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा रपट हैं वो जलमग्न हो गई हैं। वहीं पूरी तरह से आवागमन भी इनका बाधित हो गया है। चाहे आप राणौली रपट की बात करो, नादौली रपट की बात करो, जसूपरा वाली रपट की बात करो, हथवारी वाली रपट की बात करो, ये ऐसी तमाम 2 दर्जन से ज़्यादा रपट हैं जिनका आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं किसानों की फसल भी हजारों बीघा की जो राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में आती है वो बर्बाद हो गई है, जिसके चलते अब किसान के साथ अनाज का संकट तो है ही पर लेकिन पशुओं के चारे का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। जिसके चलते अब किसानों ने गवर्नमेंट से और सरकार से एक ही आस जताई है कि इनको कुछ मुआवजा मिल सके, तो उसकी आर्थिक राशि से इनका पालन पोषण हो सके। मैं इस वक्त नादौली की रपट पर खड़ा हूँ, जिस पर करीब 7 से 8 फुट की पानी की चादर चल रही है। एक तरफ तो ये आगरा के उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, तो दूसरी तरफ राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र को और जिला मुख्यालय को जोड़ती है। मैं आपको तस्वीरों में एक बार वो नदी का, पार्वती नदी का रुद्र रूप दिखाऊंगा, जो कि रपट से करीब सबसे ज़्यादा अब तक का पानी है जो आ चुका है यहाँ, और करीबन 7 से 8 फुट पानी की चादर चल रही है। यहाँ देखिए ये वो नदी का रुद्र रूप है, चाहे जहाँ जहाँ तक देखा जाए तो वहाँ तक पानी ही नजर आएगा। प्रदेश और जयपुर के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में अब खून से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए एक नया और विशेष
हीमेटोलॉजी विभाग शुरू हो चुका है। इस नए विभाग के बनने से सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज और विशेष देखभाल मिल पाएगी। इससे पहले इन मरीजों का इलाज सामान्य वार्डों में होता था, जिससे उन्हें समुचित उपचार नहीं मिल पाता था और संक्रमण का खतरा भी बना रहता था। राजस्थान सरकार ने पिछले बजट के सत्र में इस विशेष विभाग को मंजूरी दी थी। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार के विशेष प्रयासों से यह विभाग अब जल्द शुरू हो गया है। डॉक्टर विष्णु शर्मा को इसका पहला विभागाध्यक्ष बनाया गया है। यह विभाग अभी प्रताप नगर स्थित स्टेट कैंसर भवन में शुरू किया गया है। इसके अलावा हर बुधवार को एसएमएस अस्पताल के धन्वंतरी भवन की 4थी मंजिल पर इन बीमारियों के लिए विशेष ओपीडी सेवा भी उपलब्ध होगी, जिसकी देखरेख डॉक्टर विष्णु शर्मा कर रहे हैं। करीब 1 महीने पहले स्थापित इस 20 बेड के विभाग में डॉक्टर विष्णु शर्मा और डॉक्टर देवेश पाराशर की टीम ने 2 ब्लड कैंसर मरीजों का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आजकल लोगों में प्लेटलेट्स कम होने, हीमोग्लोबिन बढ़ने और ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में थैलेसीमिया, माइनर हीमोफीलिया ए और बी जैसी बीमारियों से भी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। इन गंभीर बीमारियों के लिए एक समर्पित विभाग की कमी महसूस की जा रही थी, जिसके कारण मरीजों का इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। इस नए विभाग का खुलना केंद्र सरकार के 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के संकल्प में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वैसे यहाँ पे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की एक श्रृंखला है, जिसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, रेडियोथेरेपी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, इवन टू पैलेटिव मेडिसिन पहले से यहाँ संचालित था। लेकिन हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है कि राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा पहल कदम उठाया है, जिससे एनीमिया के पेशेंट है, थैलेसीमिया के पेशेंट है, हीमोफीलिया के पेशेंट है, इनको बहुत बड़ा लाभ है। पेशेंट क्या है कि मेडिसिन अंडर ट्रीट होते थे ये, तो ये एक राजस्थान के लिए एक अनूठा और एक पहला विभाग ऐसा बना है, क्योंकि सरकार की योजनाओं में पैलेटिव मेडिसिन, हीमेटोलॉजी मेडिसिन, स्पोर्ट की डिपार्टमेंट पहले से आयाम थे, लेकिन पहली बार डॉक्टर विष्णु शर्मा जी के नेतृत्व में एसएमएस मेडिकल कॉलेज को इस तरह की एक फैसिलिटी आम जनता को मिली है। बहुत सारे पेशेंट पीड़ित होते हैं, उनका इलाज प्रॉपर तरीके से रिसर्च के द्वारा कैसे किया जाए, तो इसको ऑन्को की संपूर्ण दृष्टि को देखते हुए इस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे स्टार्ट किया है। देखो, हेमेटोलॉजी एक नया फील्ड है, जिसकी ज़्यादातर बड़े मेडिकल कॉलेजेस में ये विभाग नहीं है। राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में ये पहला मेडिकल कॉलेज है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर ये विभाग शुरू हुआ है। इससे ब्लड से पीड़ित लोग हैं, ब्लड से बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं, उनको विशेष फ़ायदा होगा। जैसे ब्लड कैंसर है, या फिर थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज। जैसे हमारी केंद्र सरकार सिकल सेल एलिमिनेशन प्रोग्राम शुरू कर चुकी है, जिसमें उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हम भारत को सिकल मुक्त बनाएंगे। तो इन सब क्षेत्रों में ये विभाग अच्छे से काम कर पाएगा, और राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के आसपास के जो ज़िले हैं, जो राज्य हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही जैसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। अभी इसका जो शुरुआत करिए बिरला स्टेट कैंसर से की, उस शहर से थोड़ा सा काफ़ी दूर है, क्या कहना चाहूँगी? ये स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि वहाँ ये विभाग शुरू होगा। अभी तो फिलहाल एसएमएस हॉस्पिटल में संचालित है, लेकिन फाइनली डिपार्टमेंट वहाँ संचालित होगा। लेकिन ये प्रशासनिक निर्णय है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे, और ये भी शहर के अंदर है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के काम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। विभाग को अलग करने से क्या स्पेसिफिक अलग से आयाम स्थापित हो पाएंगे? देखो, अलग विभाग बनने से फैकल्टी इसमें ज़्यादा आ पाएंगी। हम इसमें डीएम प्रोग्राम शुरू कर पाएंगे, जिससे हमारे यहाँ पर जो डीएम की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर्स हैं वो आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसमें प्रशिक्षित कर पाएंगे। और अलग विभाग बनने से डेडिकेटेड केयर लोगों को मिलेगी, जिससे हम और नए क्षेत्र है, जैसे कि CAR-T सेल एक नया इलाज पद्धति है, वो हम शुरू कर सकते हैं। हमारे अभी जितने रिसोर्सेज है उसमें भी शुरू करा जा सकता है। ट्रांसप्लांट क्षेत्र में भी ज़्यादा हम वृद्धि कर सकते हैं।
और बाकी ब्लड कैंसर या और जो ब्लड से पीड़ित लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता कर पाएंगे। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के पाटन थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा माइंस में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। माइंस में काम करते समय अचानक पहाड़ दरक गया, जिसकी चपेट में आने से 3 मजदूर उसके नीचे दब गए। हादसे में गणेश्वर निवासी लक्ष्मण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बिहार निवासी नीतीश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत नीमका थाना अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज जारी है। वहीं यूपी के बिजनौर निवासी सुरेंद्र का अब भी मलबे में दबा हुआ है, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह और पाटन थाना अधिकारी विक्रम सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने के साथ ही बचाव दल मौके पर पहुंच गया था और दबे हुए मजदूर को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि खान विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीण और मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। आज डोकन में शाम को 6 बजे 5:30-6 बजे के आसपास की सूचना मिली कि ये कोई हरिओम क्रेशर माइंस है, इसमें कोई पत्थर गिरने से और कोई दुर्घटना हुई है। उसके बाद पुलिस और प्रशासन सारा मौके पर पहुंचा है। मौके पर देखा ऊपर एक पहाड़ का पत्थर गिरने से खान के अंदर एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए CSC पाटन भेजा गया है। दूसरा एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसको नीमका थाना इलाज के लिए भेजा गया। तीसरा व्यक्ति अभी भी नीचे दबा हुआ है, उसके रेस्क्यू करने के लिए अभी काम रेगुलर जारी है। JCB मशीन वगैरह सारी यहाँ पहुँच गई, सारे विभागों के लोग पहुँचे। इसको अभी शाम को ही ये घटना हुई, तो उसके बाद से रेगुलर इसको रेस्क्यू करके डेड बॉडी निकलवाएंगे। साथ ही ये घटना चूँकि माइंस में हुई है, खान विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी आ गए। जो भी चीज़ें उसकी जाँच की जा रही है और जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाए। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर देवरी के पास एक ऑटो के पलट जाने से उसमें सवार करीब 9 यात्री घायल हो गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 5 अन्य यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। यह हादसा उस समय हुआ जब सभी श्रद्धालु श्री सांवरिया सेठ के दर्शन करके लौट रहे थे। यह दुर्घटना एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासनिक अनदेखी के चलते सड़कों पर अवैध तरीके से ओवरलोड टेम्पो और ऑटो दौड़ रहे हैं, जो अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। घायलों में से एक कमला गुर्जर ने बताया कि टेम्पो में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। वहीं राहगीर किशोर कुमार धाकड़ ने बताया कि टेम्पो तेज रफ्तार में था और अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 4 यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। बिल्ला कला से आ रहे थे और सारे सेट के गए थे, वापस बिल्ला कला जा रहे थे। किस में थे? ऑटो में कितने सवार थे ऑटो में? 14-15 सवारी। ये सर सुबह की घटना थी। मैं मेरे गांव से निकला था, या दिनचर्या काम मेरे मंडी में होलसेल काम में आ रहा था दुकान पे। या देवरी पुलिया के पास ऊपर एक्सीडेंट हुआ, पड़े हुए टेम्पो पलटी का हुआ था। पेशेंट थे जिनको 4 को गंभीर चोटें आई हैं, बाकी को छुट्टी कर दी, उनकी हल्की फुल्की चोटें हैं। ये कहाँ से आ रहा था टेम्पो और कहाँ? ये सांवरा जी से टेम्पो आ रहा था। इसमें कम से कम 15 सवारी भरी हुई थी। कम से कम टेम्पो की सर्विस 5-6 सवारी बैठने की होती है, 15 सवारी भर के जा रहे हैं। किसी की आंखें नहीं खुल रही, आज के तारीख में देख लीजिए। कहीं ना कहीं लापरवाही है। लापरवाही यही है, जब भी ना आए दिन रोंग साइड चलते हैं टेम्पो, 15 सवारी बढ़ते चलते ही नहीं है। उदयपुर में स्थित आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस ने आरोपी जिम टनर प्रदीप सिंह झाला को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर अंबा माता थाना पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा तक पहुंची। सैकड़ों CCTV फुटेज खंगाले, मोबाइल लोकेशन ट्रेस की। आरोपी बार बार ठिकाना बदल रहा था और किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं कर रहा था। पुलिस ने आरोपी प्रदीप सिंह के बैंक खाते से भी फ्रीज करवा दिए थे, जिससे कि आरोपी
फरारी के लिए पैसों का उपयोग नहीं कर सके। इसके बाद आरोपी जब फरारी के लिए रुपए लेने उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर पहुंचा तो एक व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। आरोपी के आने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उसे दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी प्रदीप सिंह झालान ने अनुसंधान के दौरान मासूम नाबालिग बालिका के साथ किए कुकृत्य स्थल की तस्दीक करवाने के लिए आलोक स्कूल परिसर ले जाया गया तो आरोपी घटनास्थल तस्दीक के बाद पुलिस जाब्ते को अचानक धक्का देकर हाथ छुड़ाकर भागने लगा। वह आलोक स्कूल के पीछे की ओर झाड़ियों से निकलकर नदी की तरफ कूदने लगा। इस दौरान आरोपी प्रदीप सिंह झाला के गड्ढे में गिरने से उसके बाएं पैर में चोट लगी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी गिड़गिड़ाकर रोने लगा। पुलिस ने आरोपी को प्राथमिक उपचार कराया और पूछताछ की जा रही है। यहीं उसकी प्रवृत्ति को देखते हुए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में जल झुलनी एकादशी के 3 दिवसीय मेले के पहले दिन मंगलवार देर रात को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश के कई नामी कवियों ने अपनी कविताओं और हास्य व्यंग से श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया। कवि सम्मेलन में अनामिका अंबर, बुद्धि प्रकाश धातिज, जानी बैरागी, शिखा श्रीवास्तव, सुरेश अलबेला, सौरभ सुमन, बाबू बंजारा, नवीन पार्थ, मोहित सक्सेना, मोनिका हाथलिया, सिद्धार्थ देवल और लक्ष्मण नेपाली जैसे कवियों ने हिस्सा लिया। कवयित्री अनामिका अंबर ने अपने प्रेम और विरह से भरी रचनाएं सुनाकर सबका मन मोह लिया। उन्होंने मोहब्बत के सफ़र को एक हंसी आगाज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना जैसी पंक्तियां सुनाई, जिसे सुनकर श्रोता भावुक हो उठे। इसके बाद उन्होंने मैं तेरे नाम हो जाऊं तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं तू मेरा दाम हो जाए, और न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है, मुझको जैसी रचनाएं भी प्रस्तुत की। वहीं हास्य कवि जानी बैरागी, बुद्धि प्रकाश धातिज और सुरेश अलबेला ने अपनी हास्य और व्यंग्यात्मक कविताओं से दर्शकों को हंसा कर लोटपोट कर दिया। कवि सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद थे, जिन्होंने देर रात तक काव्य पाठ का आनंद लिया। राजसमंद नगर परिषद पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के बीचों बीच स्थित वी मार्ट शोरूम में कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठाई गई हैं। अधिवक्ता जितेंद्र खट्टिक ने नगर परिषद और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बिल्डिंग को केवल भूमि तल पर आवासीय स्वीकृति दी गई थी। इसके बावजूद रसूखदार लोगों ने नियमों को ताक पर रखते हुए पहली और दूसरी मंजिल पर भी व्यावसायिक गतिविधियों का शुरू कर दी, जो सीधे तौर पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। इस मामले में नगर परिषद की भूमिका अंधेरी नगरी चौपट राचा जैसी दिख रही है। एक तरफ जहां परिषद ने सामान्य दुकानदारों की दुकानों को सील करने जैसी सख्त कार्रवाई की, वहीं दूसरी ओर बड़े ब्रांड को 4 बार नोटिस देने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। खट्टिक का आरोप है कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नगर परिषद छोटे व्यापारियों पर नियमों का डंडा चलाती है, जबकि बड़े व्यापारियों को छूट देती है। यह नगर परिषद का नया रवैया बन चुका है। अधिवक्ता खट्टिक ने बताया कि उन्होंने इस मामले में अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें केवल टाल मटोल जैसे जवाब ही मिले। इससे यह संदेह है और गहरा जाता है कि प्रशासन या तो किसी राजनीतिक दबाव में है या जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। नगर परिषद ने अब वी मार्ट से 7 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन जब पिछले 4 नोटिसों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इस बार भी किसी ठोस कदम की उम्मीद कम ही है। जो वी मार्ट में जो है वो जमीन मूल वो आवश्यक अनुमति दी है, वो भी कब्जे के आधार पर एक सीमांचल को रहने के लिए दी है, लेकिन वहाँ पर वी मार्ट का मॉल चल रहा है, जबकि ग्राउंड फ्लोर को बंद करने की, बेसमेंट बंद करने की शर्त पर अनुमति दी है, लेकिन वहाँ पर दुकानें चल रही है, शॉप चल रहा है और पूरा मॉल चल रहा है और वो आवासीय है और विधि विरुद्ध है। जबकि नगर परिषद ने पहले भी 3-4 नोटिस दिए थे और हाल ही में एक और नोटिस दिया लेटेस्ट, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि नगर पालिका एक्ट के अनुसार वो सील होना चाहिए और वो बंद होना चाहिए।
ठीक है, कितने नोटिस अभी मिल चुके हैं और क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? वो नगर पालिका बतावे क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या गरीबों के खिलाफ भी कार्रवाई करती है क्या, इनके खिलाफ क्यों नहीं कर रही है? वो नगर परिषद बतावे, सभापति बतावे, आयुक्त बतावे, क्या उनके पास आर्थिक लेन देन लिया जा रहा है या कोई विधायक या सांसद या और किसी का दबाव आ रहा है जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नगर परिषद ने मंदिर की दूसरी जमीनों तो रातों रात सील कर दी, बेचारा कईयों को बेघर कर दिया था। अब यहाँ क्यों नहीं कर रही है? एक ही मामले में दो तरफा कैसे कार्य कर रही है? क्या नियम इनके वो बेचारा वो भी मंदिर की थी, ये भी मंदिर की है। अभी वहाँ वी मार्ट संचालित हो रहा है जो कॉमर्शियल विधि विरुद्ध हो रहा है। विधि विरुद्ध हो रहा है, ठीक है। और लोग क्या कहता है इस मामले में? लॉ तो ये कहता है बंद होना चाहिए, सील होना चाहिए। नगर पालिका के विरुद्ध एफआईआर भी लॉन्च की जा सकती है, क्योंकि जिसके पास अनुमति रहने की है वो वाणिज्य कैसे कार्य कर सकता है? नगर पालिका एक्ट कहता है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और सील होना चाहिए और सभी सामान जब्त होना चाहिए, जैसा कि अभी कुछ समय पूर्व किया था नगर पालिका की दुकानों का। भीलवाड़ा में 31 अगस्त से लापता चल रहे एक युवक का शव जोधरास फाटक के पास मिला है। मृतक की पहचान यशराज लखारा के रूप में हुई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। जानकारी के मुताबिक यशराज 31 अगस्त को करीब 11 बजे घर से निकला था। शाम को उसकी अपने बड़े भाई से फ़ोन पर बात हुई, जिसमें उसने बताया कि यह दोस्तों के साथ जोधरास फाटक के पास एक होटल में खाना खा रहा है। इसके बाद वह घर नहीं लौटा और रात भर परिवार के लोग उनका इंतजार करते रहे। अगले दिन यानी 1 सितंबर की सुबह महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी से उसकी लाश मिलने की सूचना मिली। प्रतापनगर थाना पुलिस के अनुसार जोधरास फाटक पर एक युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। बाद में परिजनों से उसकी शिनाख्त करवाई गई, जिससे उसकी पहचान यशराज लखारा के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। बताया जा रहा है यशराज अपने 10-12 दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। इस घटना के बाद 3 सितंबर को यशराज के परिजन महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने सरकार से मांग की है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा भी मिले। यशराज लखारा है जो मृतक है, उसकी ट्रेन में कट के और मृत्यु हुई थी। 31 तारीख की रात की घटना है, जिस पर लाके यहाँ मोर्चरी में रखा था, जिसकी पहचान हुई है यशराज लखारा के रूप में। परिजन आए हैं, उनको थोड़ा बहुत संदेह है, तो एक बार वो जैसी रिपोर्ट देते हैं उसके अकॉर्डिंग स्थिति क्लियर हो पाएगी। सर कब का मामला है? ये 31 तारीख रात का, मतलब 1 तारीख का मान रहा है, 1 तारीख का मामला है। कल का दिन निकल गया, आज दूसरा। मृतक यशराज लखारा है, 24 साल उम्र है उसकी। यही सुभाष नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो अपनी स्कूटी वहाँ रख के और गया था, जिसकी बाद में सूचना पर बॉडी लेके आए, ट्रेन से कटने की सूचना मिली थी, इसको रखवाया गया। अभी परिजन किस तरह की रिपोर्ट देते हैं उसके अनुसार। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी खबरें और हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।